इस वीडियो में बेटे आप जो इंट्रोडक्शन की एक टर्म रह गई थी आपकी फीडबैक मैकेनिज्म वो देखोगे और इसके अलावा कुछ इन्वायरमेंट्स की डेफिनेशंस हैं वो आपने देखनी है। तो जो टर्म रह गई थी वो थी फीडबैक मैकेनिज्म। फीडबैक मैकेनिज्म की डेफिनेशन में अभी यहाँ पे लिखवा देती हूँ, लेकिन ये चैप्टर डिटेल के साथ आप चैप्टर नंबर 17 में पढ़ोगे और वहाँ पे ये लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है। सो यहाँ पे जो डेफिनेशन गिवन है हम वो डेफिनेशन देख लेते हैं, बिकॉज अगर आपको डेफिनेशन आती है तो आप और चैप्टर नंबर 17 में जो गिवन है वो भी लिख सकते हो। सो फीडबैक मैकेनिज्म डिटेक्शन ऑफ चेंज, इसकी डेफिनेशन लिखवा रही हूँ जो चैप्टर नंबर 1 में गिवन है। चैप्टर नंबर 17 में ये आप दोबारा पढ़ोगे। ओके, ये फीडबैक मैकेनिज्म जो आप लोगों ने फर्स्ट वीडियो में कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था उसी से लिंक्ड है। अगर आपने फर्स्ट वीडियो नहीं देखी तो पहले कंट्रोल सिस्टम का कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें, फिर आप इस वीडियो को देखें, बिकॉज ये उसी से लिंक्ड है। अगर आपको वो क्लियर नहीं है तो आपको ये भी क्लियर नहीं होगा। सो डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर effectors response ओके। सो चेंज डिटेक्ट आप लोगों ने पढ़ा था कंट्रोल सिस्टम में कौन करता है? रिसेप्टर। इट मीन्स के फीडबैक मैकेनिज्म में सबसे पहले जो बात वो कर रहा है वो रिसेप्टर्स के बारे में बता रहा है। और इफेक्टर्स आपने पढ़े थे कि दो टाइप्स के हैं, मसल्स एंड ग्लैंड्स। मसल्स रिस्पॉन्स मूवमेंट के थ्रू करते हैं और ग्लैंड्स सिक्रीशन के थ्रू करते हैं। सो फीडबैक मैकेनिज्म की ये डेफिनेशन जो कि आपके चैप्टर नंबर 15 में गिवन है ये मैंने आपको लिखवा दी। ओके, सो डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सेंटर। सिग्नल उसने किया है कंट्रोल सेंटर को, किस पर्पस के लिए? सो डैट इफेक्टर्स अपना रिस्पॉन्स दे सकें। ओके, ये जो आपने कंट्रोल सिस्टम पढ़ा था उसे आपने समराइज कर दिया है इस डेफिनेशन के अंदर, ठीक है। वही सारी चीज़ें हैं, जस्ट आपने एक सेंटेंस की फॉर्म में बता दिया है कि डिटेक्शन ऑफ चेंज एंड सिग्नलिंग फॉर इफेक्टर्स रिस्पॉन्स टू कंट्रोल सेंटर। तो ये वही सारा सिस्टम जो हम पहली वीडियो में देख रहे थे उसे आपने एक समरी की फॉर्म में जस्ट एक सेंटेंस के अंदर बता दिया है, ठीक है। सो इसकी फर्दर बेटे टू टाइप्स हैं, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक। ओके, नेगेटिव फीडबैक एंड पॉजिटिव फीडबैक, इसे फर्स्ट वाली वीडियो से ही लिंक करते हैं कि जो नेगेटिव फीडबैक है इसका मीनिंग क्या है। बाहर जब हमने पढ़ा था कि टेम्परेचर समर में 50 डिग्री सेंटीग्रेड हो गया था तो हमने बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेंटीग्रेड मेंटेन करवाने के लिए बॉडी का टेम्परेचर कम करवाया था। बाहर टेम्परेचर ज़्यादा हो रहा था और हम बॉडी का टेम्परेचर कम करवा रहे थे। इट मीन्स कि जो स्टिमुलस हमने रिसीव किया था हम उसके ऑपोजिट वर्क कर रहे हैं, तो ये नेगेटिव फीडबैक है। लेकिन अगर कोई स्टिमुलाई जो भी हमने डिटेक्ट किया है, अगर फॉर एग्जांपल यहीं पे एग्जांपल ले लेते हैं, यहाँ पे टेम्परेचर हाई था तो हम बॉडी का टेम्परेचर हाई करवाना शुरू कर देंगे तो वो पॉजिटिव होगा, लेकिन ये रियलिटी के अंदर नहीं होता है, ठीक है। सो नेगेटिव फीडबैक मीन्स के स्टिमुलाई ज़्यादा था तो उसके रिस्पॉन्स भी कम करवाया, ये नेगेटिव है। अगर कोई स्टिमुलाई भी ज़्यादा है और आपका रिस्पॉन्स भी उसको सपोर्ट कर रहा है, उसको मज़ीद ज़्यादा कर रहा है, तो ये पॉजिटिव होगा। आपका कोई भी स्टिमुलाई कम हो रहा था और आपका रिस्पॉन्स भी उसको कम करने के लिए कोई एफर्ट कर रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। इट मीन्स कि जो स्टिमुलाई है अगर रिस्पॉन्स भी वही होगा तो वो पॉजिटिव है। अगर स्टिमुलाई डिफरेंट है और रिस्पॉन्स डिफरेंट है, उसके ऑपोजिट है, एक चीज़ कम हो रही है और ज़्यादा हो रही है, तो तब आप बोलोगे ये नेगेटिव है, ठीक है।
तो जो चीज़ पहले हो रही थी अगर उसको सपोर्ट किया जाएगा, चाहे वो कम हो रही है उसको मज़ीद कम करवाया जाएगा, या कोई चीज़ ज़्यादा हो रही है तो उसको मज़ीद ज़्यादा करवाया जाएगा, तो वो पॉजिटिव के अंदर आएगी। लेकिन अगर उसके ऑपोजिट वर्क करोगे कि अगर वो पहले कम हो रही है तो उसको ज़्यादा करें, अगर वो पहले कम हो रही है तो उससे ज़्यादा हो रही है तो उसे आपने कम करवाना है। ठीक है, जो भी है उससे आपने ऑपोजिट करवाना है। अगर पहले ज़्यादा थी तो आपने कम है कराना, और कम है तो ज़्यादा कराना है। तो ये नेगेटिव फीडबैक में है। ठीक है, तो इसकी एग्जांपल जो आप ले रहे थे इट मीन्स कि वो नेगेटिव फीडबैक की थी, बिकॉज टेम्परेचर ज़्यादा था तो आप कम करवा रहे थे। ये डेफिनेशन बेटे आपने याद करनी है, ये डेफिनेशन आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाती है, और ये टाइप्स भी आपने याद रखनी है। फीडबैक मैकेनिज्म का जस्ट यही एक डेफिनेशन और उसकी टाइप्स आपकी इस चैप्टर में कंट्रोल सेंटर के साथ ही गिवन थी इंट्रोडक्शन के टॉपिक में। डिटेल इसकी इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 17 में पढ़ेंगे, कोऑर्डिनेशन वाले चैप्टर में। ओके, सो इसके बाद फिर हम देख लेते हैं कि अगर कोई भी इन्वायरमेंट जिसके अंदर लिविंग ऑर्गेनिज्म ने होम्योस्टेसिस को मेंटेन करना है तो वो किस तरह से इस होम्योस्टेसिस को मेंटेन करेगा। तो जब हम होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने की बात करते हैं तो हमारे पास 3 टाइप्स के इन्वायरमेंट हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट वन इज हाइपोटोनिक, सेकेंड इज हाइपरटोनिक, and last one is isotonic. ओके, सो हर एक टर्म के एंड पे आपको टोनिक जो वर्ड नजर आ रहा है उसका मीनिंग क्या है कि ये टोनिसिटी से ओरिजिनेट करवाया है। टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि आपने किसी भी, अगर आप किसी भी सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन या किसी भी मॉलिक्यूल को देखना चाह रहे हो किसी एक पर्टिकुलर एरिया में, तो उसका नंबर बेसिकली आप देखते हो। तो फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम किसी सॉल्यूशन की बात कर रहे हैं तो कंसंट्रेशन मीन्स नंबर ऑफ सोल्यूट पार्टिकल्स इन सॉल्वेंट। पार्ट 1 में आप लोगों को मैंने चैप्टर नंबर 14 में इसके बारे में बताया था जब हम ट्रांसपोर्ट वाला चैप्टर पढ़ रहे थे। तो आई होप कि आपको याद भी होगा। इसके अलावा शायद आपने केमिस्ट्री में भी पढ़ी होंगी ये टर्म्स। टोनिसिटी में डिस्कस किया था और ये तीनों टर्म्स मैंने आपको बताई हुई हैं पहले, लेकिन अभी हम पढ़ लेते हैं दोबारा बिकॉज आपके इस टॉपिक में ये रिकॉल की गई हैं। हाइपो बेटे टर्म यूज की जाती है लेस के लिए। जिन स्टूडेंट्स को याद है अच्छी बात है, जिनको नहीं याद आई होप कि अब वो याद रखेंगे। हाइपो इज फॉर लेस एंड हाइपर इज फॉर हाई। अब यहाँ पे लेस और हाई क्या है? टोनिक। टोनिक मीन्स टोनिसिटी। टोनिसिटी मीन्स कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मीन्स कि आप किसी भी सॉल्यूशन के अंदर नंबर ऑफ सॉल्यूट्स फाइंड आउट कर रहे हो किसी भी सॉल्वेंट के अंदर। ओके, सो आइसो इज फॉर सेम एंड टोनिक इज अगेन फॉर कंसंट्रेशन। ओके बेटे, सो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, इसका मीनिंग तो हमने देख लिया। अब ये किस तरह के इन्वायरमेंट हैं और ऐसे इन्वायरमेंट्स को हमने हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक क्यों बोला। ओके, सो कोई भी इन्वायरमेंट जिसके अंदर लेस कंसंट्रेशन है, लेस कंसंट्रेशन है, यहाँ पे हम कोई भी सॉल्यूशन देख रहे हैं तो लेस कंसंट्रेशन है, इट मीन्स के हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट के अंदर सॉल्वेंट ज्यादा होगा और सोल्यूट कम होगा। ठीक है, हाइपरटोनिक मीन्स के हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन है इस सॉल्यूशन की, इट मीन्स कि इसमें सॉल्वेंट लेस है एंड सोल्यूट हाई अमाउंट में है। ओके बेटे, सो हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक इन दोनों के अंदर सॉल्वेंट एंड सोल्यूट
फॉर एग्जांपल आपने एक सोडियम क्लोराइड का, मैंने यहाँ पे जस्ट एक एग्जांपल दी है, सोडियम क्लोराइड की जगह पे कोई भी सॉल्ट हो सकता है। 2 बीकर्स हैं यहाँ पे हमारे पास, दोनों में आपने 1 लीटर वाटर ले लिया। ओके, 1 लीटर वाटर लेने के बाद आपने इन दोनों के अंदर इसमें 5 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया और इसमें 20 ग्राम सोडियम क्लोराइड डाल दिया। इसमें से कंसंट्रेशन किसकी ज़्यादा होगी? ऑब्वियसली जिसमें आपने ज़्यादा सोल्यूट ऐड किया हुआ है, सोल्यूट ज़्यादा ऐड है तो इट मीन्स कि इसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा होगी। सेकेंड वाले बीकर की कंसंट्रेशन ज़्यादा है तो इससे आप हाइपरटोनिक बोलोगे। हाइपरटोनिक मीन्स कि इसमें सॉल्वेंट कम है और सोल्यूट ज़्यादा है। ओके, हाइपोटोनिक मीन्स के इस केस में फिर आप सेकेंड वाला केस आएगा जिसमें सोल्यूट का लेवल कम था। ठीक है बेटे, सो हाइपोटोनिक में और हाइपरटोनिक में ये चीज़ें आपने याद रखनी है। आइसोटोनिक, हमने आइसो का मीनिंग लिखा हुआ है सेम। आप 2 डिफरेंट इन्वायरमेंट्स को या बीकर्स को कंपेयर कर रहे हो तो उसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट इन दोनों की अमाउंट सेम होती है। ठीक है, सॉल्वेंट एंड सोल्यूट ये दोनों सेम है। ठीक है, सो ये डेफिनेशंस में टर्म्स आपने यूज़ करनी है। ये हम इन्वायरमेंट्स के टाइप्स पढ़ रहे हैं कि आगे जब आप ऑस्मो रेगुलेशन प्लांट्स और एनिमल्स के अंदर पढ़ोगे तो अगर वहाँ पे टर्म यूज़ की हुई है कि हाइपो, हाइपर या फिर आइसोटोनिक, तो इसका मीनिंग क्या होगा। ओके, सो ये टर्म्स एक्सप्लेन करने के बाद अगर फॉर एग्जांपल हमने जैसे आपने 14 चैप्टर में पढ़ा था कि आपका कोई भी एक सेल है, ठीक है। ओके, ये सेल आपने लेना है और आपने 3 तरह के सॉल्यूशंस बना लेने हैं, हाइपरटोनिक, हाइपोटोनिक एंड आइसोटोनिक। 3 तरह के ये सॉल्यूशंस आपने बना लिए और तीनों सॉल्यूशंस के अंदर आपने सेल को रख देना है। ठीक है, कोई भी एक सेल ले लेना है। कुछ टाइम गुजरने के बाद वो जो सेल आपने इसके अंदर रखा हुआ था, आप उसे माइक्रोस्कोप के नीचे अगर देखेंगे तो जो हाइपोटोनिक इन आपने सेल रखा था, फॉर एग्जांपल उस सेल की जो शेप थी वो कुछ इस तरह की शेप थी। ठीक है, थोड़ी सी कनकेव थी सेंटर से। ओके, अब जो हाइपोटोनिक में रखा था आप थोड़ा टाइम बाद देखोगे कि वो बिल्कुल टर्जिड हो गया, बिल्कुल फूल गया, स्वेल हो गया, कहीं भी उसके अंदर फ्लेक्सिबिलिटी नहीं है। जो हाइपरटोनिक में आपने रखा था, जब आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखोगे तो वो बिल्कुल श्रिंक हुआ हुआ है इस तरह से। जो आइसोटोनिक में रखा था उसकी शेप बिल्कुल जिस तरह से आपने फर्स्ट एंड दूसरी की तरह की है। ठीक है, सो इसका मीनिंग क्या होगा कि ये वाला हाइपोटोनिक इन्वायरमेंट या सॉल्यूशन था। हाइपोटोनिक था, इट मीन्स कि बाहर वाटर का लेवल ज्यादा था और इसके सेल के अंदर वाटर का लेवल कम था। आप इन्वायरमेंट की बात कर रहे हो, इन्वायरमेंट की सराउंडिंग की, तो जो सराउंडिंग है उसमें हाइपोटोनिक है। हाइपोटोनिक मीन्स कि उसमें सॉल्वेंट ज़्यादा है, सॉल्वेंट ज़्यादा इट मीन्स कि वाटर ज़्यादा है। और आपको पता है कि जब भी कोई हाई कंसंट्रेशन वाटर की है तो वो हमेशा हाई कंसंट्रेशन से लो की तरफ स्पॉन्टेनियसली मूव करता है। और कब तक मूव करता रहता है? जब दोनों जगह पे इक्विलिब्रियम अटेन नहीं हो जाता। सो यहाँ पे जो बाहर हाई अमाउंट थी वाटर की वो सेल के अंदर मूव करना शुरू हो गई थी और सेल के अंदर ज़्यादा वाटर मूव करने की वजह से वो स्वेल हो गया था, वो फूल गया था। ठीक है, और उसकी कोई भी जो फ्लेक्सिबिलिटी थी वो आपको नज़र नहीं आ रही थी, वो टर्जिड हो गया था, सख्त हो गया था। ठीक है, हाइपरटोनिक के केस में क्या हुआ है, हाई अमाउंट किसकी है? सोल्यूट की, और सॉल्वेंट की कम है। इट मीन्स कि बाहर वाटर का लेवल यहाँ पे कम था और सेल के अंदर वाटर का लेवल ज़्यादा था। अब सेल के अंदर वाला जो वाटर था वो सारे का सारा बाहर मूव कर गया और सेल श्रिंक हो गया। ठीक है, किसी भी सेल की शेप को मेंटेन करने के लिए आपको पता है कि वाटर या फ्लूइड का होना नेसेसरी है। जब सारा फ्लूइड आप निकाल दोगे तो वो सेल श्रिंक हो जाएगा। ठीक है, श्रिंक किस केस में होगा? जब आप उसे हाइपरटोनिक के अंदर रखोगे। और क्यों होगा? बिकॉज वाटर जो है वो हाई कंसंट्रेशन की तरफ उसकी स्पॉन्टेनियस मूवमेंट है, आप उसे रोक नहीं सकते हो। आइसोटोनिक के केस में इन्वायरमेंट में और सेल के अंदर का जो कंसंट्रेशन थी वो सेम थी और सेम होने की वजह से उसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं आया, बिकॉज वाटर की मूवमेंट ना इनसाइड
से आउटसाइड हुई, ये ना आउटसाइड से इनसाइड हुई। ठीक है, सो हाइपोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड आइसोटोनिक, ये 3 तरह के इन्वायरमेंट्स आगे आप वीडियोस में डिस्कस करेंगे। आई होप कि ये टर्म्स आपको पहले भी क्लियर होंगी और जिनको पहले क्लियर नहीं थी उन्हें अब क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं। टोनिक, हर एक वर्ड के अंदर आपको टर्म नज़र आ रही है, इट मीन्स कि आप कंसंट्रेशन की बात कर रहे हो। कंसंट्रेशन किसकी, कि किसी भी सॉल्वेंट में आपने कितने सोल्यूट्स ऐड किए हैं। ठीक है, उसका नंबर क्या है। यहाँ पे हमने एग्जाम, एक सोल्यूट 5 ग्राम है और एक सोल्यूट 20 ग्राम है। ठीक है, तो अगर जिसके अंदर आप कंपेयर करोगे सोल्यूट ज़्यादा है तो इट मीन्स कि कंसंट्रेशन ज़्यादा है, कंसंट्रेशन ज़्यादा है इट मीन्स कि उसकी टोनिसिटी ज़्यादा है। हाइपो का मीनिंग होता है लेस, हाइपर का मीनिंग, यहाँ पे लेस और हाई क्या है, टोनिसिटी, कंसंट्रेशन। और लेस कंसंट्रेशन मीन्स के यहाँ पे उसके अंदर सोल्यूट का लेवल कम था। हाइपरटोनिक मीन्स के उसकी कंसंट्रेशन ज़्यादा है, किसकी कंसंट्रेशन, सोल्यूट की कंसंट्रेशन। तो ऑब्वियसली जो सेकंड वाला है फिर वो कम हो जाएगा, सॉल्वेंट दोनों के केसेस में रिवर्स हो जाएगा। और आइसोटोनिक में जो भी आपका इन्वायरमेंट है उसमें सॉल्वेंट एंड सोल्यूट, जो भी इन्वायरमेंट्स आप कंपेयर कर रहे हो दोनों के अंदर सेम है। हाइपोटोनिक के अंदर आपने जो सेल रखा था रिजिड हो गया था, स्वेल हो गया था, बिकॉज वाटर हाई कंसंट्रेशन जो कि बाहर थी उसकी इनसाइड मूव किया था। और हाइपरटोनिक के केस में सेल के इनसाइड से वाटर बाहर वाली साइड पे मूव कर गया था, बिकॉज अंदर पहले वाटर ज़्यादा था, उसने इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए ये मूवमेंट शो की। और आइसोटोनिक में वो क्यों मूव नहीं किया और सेल की शेप वो क्यों रही, बिकॉज दोनों जगह पे वाटर का लेवल सेम है और सेम लेवल की वजह से यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो है। ओके बेटे, सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे बेटे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो। की वजह से यहाँ पे जो नेट मूवमेंट है वो ज़ीरो है। ओके बेटे, सो आई होप कि ये टर्म्स आपको क्लियर हो गई होंगी। कोई भी क्वेश्चन है मेरे बेटे तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो।